नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? आखिर क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने किसने कितनी की है तैयारी। जौरा में इस बार कौन जोर दिखाएगा? कांग्रेस यहां सिंधिया की बगावत को कैसे मुद्दा बनाएगी? बीजेपी 15 साल की कौन सी उपलब्धियां गिनाएगी? कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर वोटर क्या फिर वादों की जाल में आएगा? जौरा का है बस एक सवाल जो बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल का ताला खुलवाएगा। जौरा सीट की चाबी वही ले जाएगा। जौरा में सबसे बड़ा मुद्दा है कैलारस शुगर मिल। जिस सियासी पार्टी ने इस मिल को खुलवा दिया, जौरा की जीत की चाबी उसी के पास होगी। लेकिन पार्टी आई गई, सत्ता बदली, लेकिन कैलारस शुगर मिल को आज भी इंतजार है कोई पार्टी तो उसे चालू करवाए। कारखाना जो कैलारस में है कई सालों से बंद पड़ा है और शक्कर कारखाना बंद पड़ने से किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वहाँ जो रोजगार मिलता था वो भी बेरोजगार हुए हैं। जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, वो भी वायदे करती है कि हम शक्कर कारखाने को खुलवा देंगे, और बीजेपी आती है वो भी कहती है कि हम शक्कर कारखाने को खुलवाएंगे, वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएंगे, किसानों को मदद करेंगे, गन्ना बेचेंगे किसान तो उनको लाभ होगा, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। उपचुनाव होने हैं, इस मुद्दे को फिर से वो उठाएंगे। मेरा मानना तो ये है कि यहाँ की पब्लिक और जनता यही चाहती है कि कोई भी सरकार हो, अगर वो शुगर मिल को चालू करे तो यहाँ की किसानों की काफ़ी अच्छी स्थिति हो सकती है। 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जौरा सीट कांग्रेस के विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई। जौरा पर मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का नहीं, बल्कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का होता है। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने ये सीट जीती। बीएसपी दूसरे नंबर पर रही और तीसरे पायदान पर रही बीजेपी। तो बीएसपी इस बार भी पार्टियों को टक्कर दे सकती है। आज इस प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में, मुरैना में, भिंड में, श्योपुर में, दतिया में, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में गरीबी का कोई जिम्मेदार है तो ये सिंधिया परिवार है। और वही ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसी 1857 की पुनरावृत्ति फिर अभी मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार के साथ। अब सवाल है कि उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की सबसे अधिक 16 सीटों में से जौरा में इस बार क्या होगा? आखिर वोटर्स के दिल को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां कौन सा नुस्खा अपनाएंगी? इस बेल्ट में पहले सिंधिया खेमा के हाथों में थी प्रचार की कमान, लेकिन अब पूरा सियासी समीकरण ही बदल गया है। सिंधिया बीजेपी के हो गए हैं। क्षेत्र में महाराज सिंधिया जी की वजह से पूरी 16 के 16 सीट आएंगी, क्योंकि सिंधिया जी कोई जननेता या कोई पार्टी से उनको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो इस अंचल के विकास के मसीहा हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस विचार में दल में सिंधिया जी आए हैं, ठीक है, वहाँ उनकी भी क्षमताओं का, उनके भी नेतृत्व का लाभ मिलेगा। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सिकरवार उर्फ चिंटू भैया यहां से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जो एक नया चेहरा है और समाज सेवी भी है। किसानों में उनकी गहरी पैठ है। मैं टिकट की मांग कर रहा हूं। अगर हमारा कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व मुझे प्रत्याशी बनाता है तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे मतों से मैं चुनाव में विजयी होऊंगा। वहीं कांग्रेस के वृंदावन सिंह सिकरवार, जो सिंधिया समर्थक माने जाते हैं लेकिन बीजेपी में नहीं गए, वो अपने बेटे मानवेंद्र सिंह के लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं।
बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर का ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होल्ड है। तो क्या बीजेपी शिवराज की जगह नरेंद्र सिंह तोमर को स्टार प्रचारक बनाकर यहां कब्जा करेगी? वहीं बीजेपी में टिकट पर दावेदारों की रेस ज्यादा है। सिंधिया खेमा सिंधिया के चेहरे पर जौरा का किला फतेह करने का दावा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के कई उम्मीदवार टिकट की आस लगाए बैठे हैं। चंबल संभाग की इन 16 सीटों पर जहां उपचुनाव होना है वहाँ खासा प्रभाव केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, विष्णु शर्मा जी जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनका खासा प्रभाव यहाँ होने की प्रभाव है। और जिनके चलते ही भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल में 2 बार अपना प्रदेश में परचम लहरा चुकी है और निश्चित तौर पर उनके कुशल संगठन का लाभ इस उपचुनाव में पार्टी को और उपचुनाव के प्रत्याशी को मिलने वाला है। इस अंचल में 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव सिर्फ एक ही चेहरा है, श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। हमारा चेहरा पार्टी के हिसाब से शिवराज सिंह है। दूसरा हमारे पार्टी संगठन के आधार पर पार्टी है। हमारा दूसरा चेहरा यहाँ का लोकल बीडी शर्मा जी है। महाराज पार्टी में आगे स्वागत है। महाराज का चेहरा भी तीसरा रहेगा। कैलारस शुगर मिल जो 2008 में बीजेपी के शासनकाल में ही बंद हुई, अब भी इस उपचुनाव में राजनेता कैलारस शुगर मिल को चालू कराने का फिर वादा करेंगे। अब किसका वादा मिल के लिए और जौरा के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ये रणनीति तय करेगी उम्मीदवार का विजय तिलक। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आखिर किस करवट बैठेगा आगर का ऊंट? क्या स्थानीयों को अपनाएगा या बाहरी को फिर अपना सिरमौर बनाएगा? अभी तो उम्मीदवार के लिए है लड़ाई। बीजेपी नेता के निधन के बाद खाली हुई सीट पर सहानुभूति की लहर चलेगी क्या? क्या बीजेपी मनोज ऊंटवाल पर दांव लगाएगी या रेखा रत्नाकर की बारी आएगी? कांग्रेस से क्या फिर विपिन वानखेड़े को मिलेगा मौका? आगर में कौन लगाएगा चौका? के विधानसभा चुनाव में आगर मालवा में ऐसे ही कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी खींचतान की तस्वीरें सामने आई थी। कांग्रेस में जब विपिन वानखेड़े को पार्टी ने टिकट दिया तो ऐसे ही इस शहर में उनका पुतला जलाकर स्वागत किया गया। ये कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान की तस्वीरें नहीं थी, आग तो बीजेपी के घर में भी लगी थी। और इस विरोध के स्वर के मायने भी समझ लीजिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आगर मालवा में बाहरी उम्मीदवार का विरोध दोनों पार्टियों में हुआ था। बाहर के व्यक्ति में अपन अंतर समझते ही है कि पहले हमारे जो अपन उसमें भी देखेंगे तो अंतर में रेशो में भाजपा के उसमें कमी आई थी। लेकिन हम चाहते हैं कि पार्टी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि स्थानीय में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, गोपाल परमार कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्थानीय नेतृत्व को मरने न दे। इससे संगठन भी मजबूत रहेगा, सत्ता में उनकी जमावट भी मजबूत रहेगी और आम व्यक्ति को सुविधा से हर व्यक्ति उपलब्ध हो जाएगा। आगर विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठ रही है और लेकिन आगर विधानसभा की एक विडंबना रही है कि हर बार बाहरी को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर निश्चित रूप से अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो हम इस बार आगर विधानसभा को अच्छे बहुमत से जीतेंगे। आगर मालवा सीट बीजेपी विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद खाली हो गई थी और अब यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी सियासी जमीन को एक बार फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा 12 महीने काम करते रहते हैं कार्यकर्ता। हमारे यहाँ पोलिंग बूथ तक की संरचना रहती है और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से सतत क्षेत्र में
लोगों के बीच जनता की समस्या को लेके और पार्टी की जो संगठनात्मक कार्रवाई रहती है वो 12 महीने ही चलती रहती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अलग से कोई तैयारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती, हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। 15 साल के बीजेपी कार्यकाल को और 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल को आगर विधानसभा ने भी अच्छे से देखा है। मुझे अच्छे से अभी आपको बताने में ये कोई संकोच नहीं होगा कि आगर विधानसभा के अंदर भी सारे मतदाता लोग कमलनाथ जी को याद कर रहे हैं, उनके 15 महीने के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में आगर मालवा अलग जिला बना, जहां जनता ने भी इस गिफ्ट के बदले बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट में जीत का तोहफा दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल जीते थे। आगर मालवा बीजेपी का गढ़ कहलाती है, जहां 2014 के उपचुनाव को मिलाकर देखें तो पिछले 16 चुनावों में महज 3 बार ही कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। बीजेपी का गढ़ आगर मालवा जरूर है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में विपिन वानखेड़े ने मनोहर ऊंटवाल को कड़ी टक्कर दी। जीत का अंतर महज 2400 वोट का था। कौन सा गुट भारतीय जनता पार्टी से मिल करके या अपना वर्चस्व कायम कराने के लिए भाजपा से न लड़ते हुए कांग्रेस को मिटाने में लगा, ये फर्क मिटाना पड़ेगा। और जिस दिन कांग्रेस ने ये फर्क महसूस कर लिया, उस दिन प्रदेश नहीं देश के अंदर कांग्रेस की सरकार तिरंगा झंडा हमारा लहराएगा। आगर मालवा सीट पर शिवराज का खासा प्रभाव देखा जाता है, जिसका असर चुनावों के नतीजों पर पड़ता है। मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद इस सीट पर बीजेपी मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज उर्फ बंटी ऊंटवाल पर दांव खेल सकती है। तो क्या सहानुभूति की लहर में बीजेपी यहाँ कमल खिलाना चाहती है? इसके अलावा सोनकच्छ के गोपाल वर्मा, बेटमा के मधु गहलोत भी अपनी दावेदारी को लेकर क्षेत्र में सक्रिय हैं। वहीं स्थानीय नेता व पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर और गोपाल परमार भी दावेदारी पेश कर सकते हैं। पहले विधायक रही भी हूँ और यदि पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं निश्चित तौर पे पार्टी के आदेशानुसार चुनाव लड़ने की मंशा रखती हूँ। गोपाल जी को मौका देती तो पार्टी, तो ये तो अच्छी बात है। एक स्थानीय नेतृत्व को फिर से मौका मिलता है और एक स्थानीय नेतृत्व खड़ा होना भी चाहिए। 2018 के कांग्रेस कैंडिडेट एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े पर पार्टी फिर से भरोसा जता सकती है। वजह है पिछले चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता मनोहर ऊंटवाल को कड़ी टक्कर देना। जीत का अंतर महज 2400 वोटों के आसपास ही था। वहीं कांग्रेस में वानखेड़े के अलावा स्थानीय दावेदारों में राजकुमार गोरे, लालूराम मालवी और गौरीशंकर सूर्यवंशी अब तक सामने आए हैं। देखिए, आगर विधानसभा में कांग्रेस पूर्ण तरह से तैयार है और मैं आपको इस बार आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से आगर विधानसभा हम जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और मैंने भी व्यक्तिगत तौर पे अपनी तैयारी पूरी कर रखी है विधानसभा को लेकर। अगर पार्टी मुझे भी अगर इस बार मौका देगी तो निश्चित मानिए कि आगर विधानसभा को हम इस बार निकाल लेंगे। स्थानीय लोगों की मांग तो रहती है, क्योंकि उनका ये कहना रहता है कि हम लोग 24 घंटे यहीं मेहनत करते हैं पार्टी के लिए और यहीं के रहने वाले हैं और हमको ही मिलना चाहिए। लेकिन हम ऊपर जो पार्टी संगठन तय कर देता है, अनुशासन से बंधे हुए हैं, उसको हम सिरमौर लेते हैं। किसानों के मुद्दे, बिजली बिल के मुद्दे को पार्टियां इस उपचुनाव में भुनाना चाहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है पार्टियों का बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना। आगर मालवा सीट पर क्या फिर पार्टी स्थानीय उम्मीदवार की अनदेखी करेगी? आखिर कौन होगा दोनों पार्टियों का चेहरा? आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। कांग्रेस के एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े क्या इस बार फिर होंगे आगर के उम्मीदवार? जमीन तो बनाते रहे हैं, लेकिन क्या मौका पाएंगे? पिछले 4 साल से इलाके में एक्टिव विपिन क्या इतनी आसानी से टिकट पा जाएंगे? क्या आगर के कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें पूरे मन से अपनाएंगे?
इस बार चुनावी चर्चा में मुलाकात कीजिए आगर सीट से दावेदारी कर रहे विपिन वानखेड़े से। पार्टी टिकट देती है तो चुनाव के लिए कितने तैयार हैं आप? चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार हैं। निश्चित तौर पर आगर में चुनाव काफ़ी पहले होने वाला था, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विधायक ऊंटवाल जी का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन कुछ कारणवश और कोरोना के चलते यहाँ पर चुनाव लगातार टलते जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार है। चुनाव भले आज हो जाए, हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव में कांग्रेस विजयश्री हासिल करेगी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को, आम जनता को प्रताड़ित करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2018 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं तब की बात करूं, या मैं आज जो पिछले 2.5 महीने से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उसकी बात करूं, हमारे प्रदेश के अन्नदाता, विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र के अन्नदाता आगर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। अगर हम बात करें गेहूं खरीदी केंद्रों की, तो पूरे जगत को मालूम है कि गेहूं खरीदी केंद्र पर क्या स्थिति हुई है। हमारे क्षेत्र में किसान 10-10, 15-15 दिन तक के गेहूं खरीदी केंद्र पर खड़े तो रहे ही, हमारे क्षेत्र में तो ये भी स्थिति हुई कि हमारे एक किसान प्रेम सिंह जी का लाइन में खड़े खड़े ही स्वर्गवास हो गया। ऐसे और तमाम विषय हैं। चाहे मैं बिजली के बिल की बात करूं, बिजली के बिल जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। अगर मैं आगर के विकास की बात करूं, पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगर में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी। ऐसे तमाम विषय हैं जो जनता को बहुत अच्छे से संज्ञान में भी है और जनता को बहुत अच्छे से मालूम भी है। और अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 15 महीने में जिस प्रकार से आगर को 1500 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य आगर में किए हैं, चाहे वो किसान कर्जा माफी की बात हो, या चाहे वो गौशाला की बात हो, या चाहे वो डैम की बात हो, या बिजली के ग्रिड की बात हो, या अच्छे मुआवजे की बात हो, ऐसे ही तमाम योजनाएं और तमाम आगर को सुविधाएं मिली है, आगर को लाभ मिला है, जो आगर की जनता भली भांति जानती है। पिछली बार क्या चूक रह गई थी, इस बार कितनी तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो चुनाव लड़ा था वो बेईमानी के दम पर लड़ा था। लोगों को गुमराह किया गया, झूठा प्रलोभन दिया गया, झूठे वादे किए गए, झूठा आश्वासन दिया गया। लेकिन उसके बाद जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब की पार्टी है। सिर्फ झूठे वादे करती है, लोगों के साथ विश्वासघात करती है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करती है। अब ये जनता को बहुत अच्छे से मालूम है और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। सिंधिया जी को बीजेपी में जाने से क्या चुनाव में असर पड़ सकता है? देखिए, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सिंधिया जी कांग्रेस में थे, अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन आज मध्य प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश की जनता या आगर की जनता किसी को देख रही है तो कमलनाथ जी को देख रही है, कांग्रेस की सरकार को देख रही है। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार से काम किया, किसानों को, आम जनता को कितना फायदा मिला, कमलनाथ जी की जो योजनाएं थी वो योजनाएं कितनी लाभकारी हुई है, जनता कमलनाथ जी को देख रही है और जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बने। पिछली बार स्थानीय और बाहरी को लेकर विरोध झेलना पड़ा, इस बार कैसे उसमें आप आएंगे? देखिए, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में टिकट की दावेदारी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, और हर पार्टी में होते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। सबका अपना अपना अधिकार है और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, इसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। और अगर बात रही स्थानीय और बाहरी की, तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अगर बात रही विरोध की, तो ऐसी भी कहीं कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट खड़ी है और मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी। कांग्रेस सरकार की तब जीत ज्यादा आसान लग रही थी और अब सरकार बदलने पे परिणाम में क्या असर दिखाई देगा? देखिए, चुनाव में हार जीत का फैसला सरकार नहीं करती है, चुनाव में हार जीत का फैसला जनता करती है। और जब सरकार थी तभी भी हमारा एजेंडा यही था कि हम जनता के बीच में जाते, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर। और आज सरकार नहीं है तो हमारे लिए तो और आसान हो गया है कि 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं, हमारे पास वो सब कुछ बताने के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कुप्रशासन है, जनता विरोधी नीतियां हैं, उससे तुलना करवाने के लिए।
तो हमारे लिए बहुत आसान है। सरकार रहे या ना रहे, पिछली बार कुछ ही वोटों से कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीतने से रह गई थी, लेकिन अब की बार कम से कम 25,000 वोटों के लीड से यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। ठहरिए जरा, कहां चले? अभी असली खबर तो आपको मिली ही नहीं। वो खबर जो कानों कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही समझे आप, चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें भले ही नहीं आई तो क्या हुआ, चुनावी चटकारे तो खूब हैं। सुनते जाइए। आगर सीट में उपचुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के लिए सिरदर्द बन गया है स्थानीय और बाहरी का सवाल। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था और कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर आया था। आगर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव के पहले भी यही सियासी सीन है। इस बार आलोट से आकर आगर में सियासी जमीन बना रहे मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज ऊंटवाल स्थानीय और बाहरी के फेर में उलझे हैं। चर्चा है कि सहानुभूति के वोट के साथ शिवराज की पसंद का तमगा लिए मनोज इलाके में सक्रिय हुए हैं। मनोज ऊंटवाल की पहली लड़ाई पार्टी के भीतर ही है। चर्चा ये है कि 2003 में यहां से विधायक रही रेखा रत्नाकर भी आगर सीट से अपनी राजनीतिक लकीर बढ़ाने की जुगत में है। लंबे समय से इलाके में सक्रियता बढ़ाए हुए रेखा का दाव स्थानीय का है और ये भी कि उन्हें राजनीति का तजुर्बा भी है। पहले विधायक रही भी हूँ और यदि पार्टी मुझे वो अवसर देती है तो मैं निश्चित तौर पे पार्टी के आदेशानुसार चुनाव लड़ने की मंशा रखती हूँ। कांग्रेस में विपिन वानखेड़े मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी बाहरी उम्मीदवार का सवाल खड़ा हुआ है। यहां भी राजकुमार गोरे स्थानीय होने के नाते दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, आगर विधानसभा में कांग्रेस पूर्ण तरफ से तैयार है और मैं आपको इस बार आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से आगर विधानसभा हम जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और मैंने भी व्यक्तिगत तौर पे अपनी तैयारी पूरी कर रखी है विधानसभा को लेकर। अगर पार्टी मुझे भी अगर इस बार मौका देगी तो निश्चित मानिए कि आगर विधानसभा को हम इस बार निकाल लेंगे। आगर की सीट पर उम्मीदवारों के मैदान में आने से पहले वोटर की उत्सुकता है कि पार्टी किसका चुनाव करती है, स्थानीय का या बाहरी का। बाकी चुनावी गणित तो उसी के बाद तय होगा। फिलहाल तो स्थानीय हो या बाहरी, हर दावेदार आगर की आवाज बनने का दम दिखाए हुए है। आगर में रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और इसी के साथ 24 की चौकल्लस में इतना ही। नमस्कार।